नमस्ते। जयपुर से आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है और हमारे साथ जुड़ गए हैं हर्ष कुमार जी। स्वागत कर रहा हूं हर्ष कुमार जी से और आप सभी से अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो हर्ष जी क्या कर रहे हैं? हमने सुना आप तो बाटला हाउस में भी योगी जी को ला रहे हैं। योगी जी का तो सब जगह चल रहा है साहब, क्या करें। जब आप मतलब बाटला हाउस की बात, तो बाटला हाउस की छोड़ दीजिए, जब योगी जी का नेपाल में डंका बज रहा है तो सब बाटला हाउस की बात क्या सब जगह नेपाल डंका में बज क्या रहा है। कर दिया? नेपाल में तो सर वो अप्रैल से चल रहा है ये मामला, और इसमें जो जानकारियां मिली हैं, मैंने इस बारे में थोड़ी सी जो रिसर्च की कि ये जो मामला चल रहा है ये इन्होंने शुरू किया अप्रैल से, कि ये इधर जो तराई का इलाका है उधर नेपाल बॉर्डर से मिलते हुए जो 6-7 डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी के, उसमें एक तो ये तस्करी वस्करी खूब होती थी और उधर से इलीगल लोग आज आना जाना ये सब चीजें चलती रहती थी। हथियारों के स्मगलिंग हो रही थी। पाकिस्तान वाले इधर से तो कहीं ला नहीं पा रहे हथियार, तो वो नेपाल के थ्रू इधर से लाने की कोशिश करते हैं। और इसके अलावा वहाँ पे बहुत सारी जो ये जंगलों में अतिक्रमण कर रखे हैं, मदरसे बने हुए हैं, कहीं ईदगाह बना दी और मजारें बनी हुई हैं। तो इन सब के खिलाफ अभियान चल रहा है। अभी 2 महीने पहले तो वहाँ पे वो निकाले कुछ मदरसे बंद किए गए थे। मदरसा बोर्ड में रजिस्ट्रेशन था नहीं उनका, चलाया हुआ है सबको ऐसे ही। और उसमें से 3-4 को तो तोड़ भी दिया गया, बाकी पे ताला लगा दिया गया। और यहाँ पे काफी दिनों से ये भी नैरेटिव चल रहा है कि साहब वो योगी जी जो है वो इस्लामोफोबिया के शिकार हो गए हैं। और ये 2024 के लोकसभा चुनाव के बारे से जब से अकबर नगर में बुलडोजर चलवाया इन्होंने केजीएमसी के पास में वहां, तो तब से इसका ज्यादा सख्त हो गया है मामला। तो ये अभियान चल रहा था बहराइच में, बल्कि खबर तो बाद में ये भी आई कि बहराइच में आज योगी जी थे। आज उनका कार्यक्रम था, वो जो सुहेल देव की महाराज की जो वो है प्रतिमा वगैरह, उसका कुछ उद्घाटन करने के लिए गए थे योगी जी। तो उससे पहले कल वहां बताया जाता है कि वहां 60-70 अरेस्ट हुए बहराइच में, और बहुत सारे हथियार मिले हैं भारी मात्रा में। फोटो भी आए उनके, सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रहा है काफी। और एक आप तो जानते ही होंगे, आपके क्षेत्र से मिलता हुआ ही है, लक्कड़ शाह बाबा की मजार थी वहां 500 साल पुरानी उसे बहराइच जिले में बिल्कुल ही तो है वो। हाँ जी जी, बहराइच जिले में ही है। उसको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया, सब तोड़ फोड़ दिया। वहां मेला वेला लगाया करते थे वहां। तो अब तो सब हिसाब किताब ये चल रहा है यूपी का, तो कि अब तो बस सिर्फ या तो कोई कोर्ट का मामला नहीं है अगर पुराना तो है, वरना जो जितने भी चीज हैं जिसके पास वो, जैसे वहां वो सारे मदरसे वाले बंद करे गए, उन्होंने कहा कि हमने तो फलानी जगह रजिस्टर करा रखा है, चिट 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 फंड वाले में रजिस्टर करा रखा, दुनिया भर के उन्होंने अपने लॉजिक दिए, लेकिन उन्होंने जमीन का कहीं पे किसी के पास कोई प्रमाण था नहीं। तो वो सब बंद कर दिए जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं। तो ये अभियान चला रखा है साहब योगी जी ने तो, और मुझे लग रहा है 2027 तक चलता रहेगा ये क्योंकि यूपी में तो इतना सब फैला हुआ है, आपको पता ही है कि कितना बड़ा स्टेट है और कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें फैली हुई हैं। लंबा अभियान है, चलता रहेगा ये तो। हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है। तो फिर तो वही बड़ा समस्या हो जाएगी। अखिलेश बाबू तो वैसे भी कष्ट में हैं और वो तो कुंभ का मामला उठा रहे हैं कि साहब कुंभ में जो है वो मौतें ज्यादा हो गई और कम बताई गई। हाँ वो सर, वो तो वो अक्सर कहते हैं इस तरह की बात, तो रिपीट करते रहते हैं। वो क्या है कि देखिए, जब ऐसा कोई एक्शन होगा तो उसके काउंटर में कुछ ऐसी चीजें लाएंगे ना कि वो अपने वोट बैंक को प्लीज करने के लिए कुछ तो कहेंगे। जब अगर आप मजारों को तोड़ देंगे वहां पे, तो फिर उसको हिंदुओं के ऊपर भी तो सवाल उठाएंगे ना कि देखिए हिंदुओं का इतना बड़ा कुंभ आयोजित किया गया, इतने सारे लोग मारे गए। उसका काउंटर इनके पास यही है, हिंदुओं को गाली दो। लेकिन यहाँ पे एक एक चीज मैं अपने वीडियोस में आजकल अक्सर कह रहा हूँ, खासतौर से अगर यूपी के बारे में मैंने कितने भी वीडियो बनाए हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो राजपूत समाज के लोग आज कहाँ हैं, जिन राजपूत समाज के लोगों ने बहिष्कार किया था योगी जी का और कहा था कि साहब ब्रजभूषण शरण सिंह और जितने भी मामले थे कि साहब इनके टिकट क्यों काट दिए, जनरल साहब का, वीके सिंह का, इनका टिकट क्यों काट दिया, और क्षत्रिय समाज के सम्मेलन आयोजित किए गए थे लोकसभा चुनाव से पहले। तो मैं तो अक्सर अपने वीडियो में कहता हूं कि अब वो लोग कहाँ हैं
जो राजपूतों के संरक्षक बन रहे थे अखिलेश यादव, आज तो वो कह रहे हैं कि राणा सांगा को गाली दे रहा है रामजी लाल सुमन, तो देने दो। तो वो अक्सर वो चीजें याद दिलाई जानी बड़ी आवश्यक है। हमारे दर्शक कहते भी हैं कि आप जो वो बात क्यों कहते हो, मैंने कहा वो इसलिए कहता हूं कि यहाँ पे लोग अगर योगी जी बुलडोजर चलाते हैं तो कहते हैं कि साहब यहाँ पे ध्रुवीकरण हो रहा है, कि ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा कि ध्रुवीकरण करने की उन्हें जरूरत कहाँ है? जिस वर्ग के मजार, ईदगाहों और इन पर जो बुलडोजर चल रहा है वो तो ऑलरेडी ध्रुवीकृत है। उसका ध्रुवीकरण और क्या करेंगे? वो तो 100% ध्रुवीकृत है बीजेपी के अगेंस्ट। तो योगी जी को किसको ध्रुवीकृत करना है? मैंने योगी जी तो अब लोगों को जागृत कर रहे हैं कि भाई देखो, जिन लोगों के साथ तुम गए थे, जिनको तुमने वोट दिया था, वो क्या सोचते हैं आपके धर्म के बारे में, आपकी संस्कृति के बारे में। तो योगी जी तो वो काम कर रहे हैं। तो कहाँ ध्रुवीकरण कहाँ है? तो साफ पोलराइज है। वो तो पहले से कह रहे हैं कि 80-20 की लड़ाई है, 20 एक तरफ है और बाकी 80 को एक तरफ करने की कोशिश कर रहे हो। तो गड़बड़ है मामला। तो आप अगर सबको एक सब कर दोगे तो फिर अखिलेश यादव की चुनाव का क्या होगा? हाँ, तो इनका तो कुछ भी नहीं होना है सर। कोई मुझे लगता नहीं है अब की बार तो मुझे लग रहा है कि और तो कुछ हो ना हो, यूपी में फिर से 300 पार होगा, जो समीकरण बन रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि मायावती का एकदम बिल्कुल डाउनफॉल है, एकदम कोई कहीं स्थिति नहीं है, कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। तो तो कांग्रेस तो अखिलेश कह रही है यादव, कि जो मायावती से जो लोग जो हैं वो जो दलित छिटकेंगे वो कांग्रेस लेके जाएगी। हाँ तो फिर कांग्रेस अकेली लड़ ले, लड़के देख ले कांग्रेस अकेली। कहाँ, कुछ भी नहीं होने वाला, उससे क्या होगा? कांग्रेस अगर केवल उसी दम पे कांग्रेस लड़ना चाहती है तो लड़ ले। वो तो सर इसलिए कहते हैं कि ज्यादा सीट दे दे अखिलेश यादव, और अखिलेश यादव से बड़ा बेवकूफ अगर कोई नहीं होगा कि अगर वो ज्यादा सीट इन्हें देता है तो विधानसभा मुझे तो चुनाव में। लगता है ले जाएंगे ज्यादा सीट, जो इन्होंने माहौल बना रखा है मुसलमानों के मुझे बीच तो में खास तौर से। देखिए सर, मुझे तो अगर ऐसा करेगा अखिलेश यादव तो फिर वो ये एक बार फिर से वो पप्पू ही साबित होगा यहाँ की राजनीति में। और जितने भी ये पॉलिटिशियंस के जो स्टार सन है ना, इसमें अगर पॉलिटिकल समझ की मैं बात करूं, अखिलेश यादव को सबसे लेस पॉलिटिकल सेंस है जहां तक मैंने जज किया है। चिराग पासवान बढ़िया जानता है राजनीति करना, तेजस्वी बढ़िया जानता है, राहुल गांधी को भी उससे ज्यादा सेंस है, अखिलेश यादव को राहुल कोई गांधी को आइडिया नहीं है। अखिलेश यादव से ज्यादा सेंस है। जी मैं तो बिल्कुल मानता हूँ। उत्तर प्रदेश के बारे में राहुल गांधी को अखिलेश यादव से ज्यादा सेंस है सर, मैं बताता हूँ आप। अब आप एक बताइए ना कि आप चुनाव से पहले ही जब आपको लग रहा है कि सारा माहौल आपके लिए बढ़िया बन रहा है, आप बिना वजह से 17-18 सीटें क्यों दे देते हो भाई कांग्रेस को? आपकी और ज्यादा सीटें आती। आप क्यों अपने आप को कमजोर कर रहे हो? आप ये बताइए कि पिछली बार कितना अच्छा चुनाव लड़े। पिछली बार कांग्रेस इनके साथ नहीं थी, प्रियंका गांधी अकेले चुनाव लड़वा रही थी 2022 वाला, और अखिलेश ने सारे ये सुहेल देव, राजभर और ये सारे अंसारी ये सब अपने तरफ मिला लिए थे। तब जाके उसका इतना बढ़िया प्रदर्शन रहा था, ठीक ठाक, पिछली बार से बहुत सुधार था चुनाव में। तो उसे कांग्रेस की जरूरत क्यों पड़ती है सर? आप बताइए, आप ही बताइए ना कि आप पिटा हुआ मोहरा अपनी फौज में क्यों शामिल करना चाहते हैं जो ऑलरेडी पिटा हुआ है? आप सीएम हैं, एज ए सीएम आप 5 साल से सरकार चला रहे हैं और फिर भी आप कांग्रेस जैसी पिटी हुई पार्टी से समझौता करते हैं। बताइए ना, 2017 में करा था कांग्रेस से, उस समय कांग्रेस में क्या ऐसा था कि आप समझौता कर रहे थे? चलिए आज तो मान लिया कि कांग्रेस का लोकसभा चुनाव में रिजल्ट बढ़िया रहा, लेकिन उस समय क्या था? उस समय कैसे आप राहुल गांधी के साथ समझौता कर रहे थे? तो इसलिए सर मुझे बार बार जो लगता है कि अखिलेश यादव को पॉलिटिकल सेंस नहीं है और सलाहकार भी अच्छे नहीं है। और जो पुरानी टीम मुलायम सिंह यादव के समय में हुआ करती थी, अमर सिंह वगैरह ये सब जो टीम हुआ करती थी सर, उसकी कमी अब इन्हें साफ तौर पर महसूस होती है। पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट नहीं है, उन्हें इस बात की सेंस नहीं है कि कहाँ पे टिकट देना है, किसे टिकट देना है, कौन सीट निकाल सकता है, इसका अंदाजा खत्म हो चुका। आजम खां लगभग खत्म, फिनिश। तो अखिलेश यादव के पास कुछ बचा नहीं है सर ऑफर करने के लिए लोगों के लिए। कोई आपके पास प्लान नहीं है, कुछ नहीं है, तो कैसे आप काउंटर करेंगे ना? इसलिए मैं तो मुझे तो राहुल गांधी उससे ज्यादा है, मुझे लगता है कम से कम राहुल गांधी बज क्रिएट करने में हमेशा कामयाब रहता है। ये बात तो आप मानोगे ना, किसी भी चाहे चीज भले को कितनी लेके बज, बेवकूफी की बातें करे। चाहे कैसी भी बात करे। अखिलेश यादव को बताइए कभी कोई बयान या कहीं सुर्खियों में कहीं होता है? इवन अखिलेश यादव पार्लियामेंट में भी अपना आज तक कोई इंप्रेशन नहीं क्रिएट कर पाए। वो कुछ सवाल करने लगते हैं तो अमित शाह उन्हें बैठा देते हैं नीचे,
अभी देखिए पार्लियामेंट के पिछले सेशन में क्या कह रहे थे कि बताइए साहब, बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रही। अमित शाह ने कह दिया कि अखिलेश जी बैठ जाओ, ये 13 करोड़ लोगों की पार्टी है, इसमें अध्यक्ष चुनने में समय लगता है, आपकी तरह नहीं है कि अगले 20 साल तक आपको ये अध्यक्ष रहना है। तो इस तरह की बातें करते हैं पार्लियामेंट में अखिलेश यादव, तो कहीं पे प्रभाव नहीं छोड़ पाते ना सर अपना। कैसे आप लोगों के बीच में जाएंगे, किस तरीके से जाएंगे? और वैसे भी हेमंत विश्व शर्मा ने तो उनको डिस्क्राइब कर ही दिया है कि साहब कि इस समय पे ओवैसी और शशि थरूर और सलमान खुर्शीद ये सारे के सारे भारत के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी भारत के विरोध में खड़े हुए। हाँ राहुल, ये तो बात सही है। राहुल गांधी तो अभी जो स्पेशल सेशन बुलाना चाह रहे थे, वो मेरा तो मानना यही है कि जो बातें वो पार्लियामेंट के बाहर कहते हुए घूम रहे हैं कि बताओ हमारे राफेल कितने गिरा दिए फलाना ढिमकाना, वो वही पार्लियामेंट के अंदर करने वाले थे। और आप देखिएगा अभी जो 21 तारीख से पार्लियामेंट का सेशन होगा नेक्स्ट मंथ से, उसमें देखिएगा ये इसी ऑपरेशन सिंदूर के इर्द गिर्द ही घूमेंगे, जबकि बहुत महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है पार्लियामेंट का सर इस बार तो अब ये भी तय होने वाला है कि कोर्ट वर्सेस पार्लियामेंट, वो वाला मामला भी आएगा, ये जस्टिस यशवंत वर्मा वाला भी आने वाला है मामला। वो जो राष्ट्रपति को गाइडलाइन दी थी इन्होंने के बिल पास करने वाली, वो वाला मामला भी आने वाला है। और मेरे ख्याल में जस्टिस शेखर यादव वाला मामला भी इसमें चले। तो कई महत्वपूर्ण मामले इसमें डिसाइड होने वाले हैं अगर ये सब लेकिन ऑपरेशन ये सिंदूर आपका वगैरह। जो यशवंत वर्मा वाला मामला है, उसमें तो आज कपिल सिब्बल कुछ दूसरी भाषा बोल रहे थे। क्या कह रहे थे? वो तो कह रहे थे कि साहब कि हम तो इसको अपोज करेंगे, ये जुडिशरी जो है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट रहनी चाहिए। हो सकता है ये कहना चाहते हो कि जुडिशरी पूरी तरह से करप्ट रहनी चाहिए। अगर पूरी तरह से करप्ट नहीं रहेगी तो हमारी नहीं तो बातें सर, कैसे चलेंगी? ये कपिल सिब्बल के इसके इस बात के कहने से क्या लॉजिक है सर? सुप्रीम कोर्ट ने तो ये जांच रिपोर्ट अपनी राष्ट्रपति को दी है, तो राष्ट्रपति को देने का मतलब तो यही है ना कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगी अब इस चीज को। कपिल सिब्बल की लॉजिकल बातों से क्या है? कपिल सिब्बल तो सर वो चाहते होंगे, कपिल आपको याद होगा कि वो जो शेखर यादव थे यूपी वाले, जिन्होंने वीएचपी के प्रोग्राम में वो भाषण दिया था, कपिल सिब्बल ने, आप याद होगा कि उसमें 55 एमपीज के सिग्नेचर करके चिट्ठी दी थी धनखड़ को, उपराष्ट्रपति को, कि उसके खिलाफ महाभियोग चलाया जाना चाहिए। तो कपिल सिब्बल को तो उसकी ज्यादा चिंता है, क्योंकि वहां उसने जो है हिंदुओं को और बहुसंख्यकवाद की जो पॉलिटिक्स है उसको उसने सही ठहरा दिया था अपने भाषण में। तो कपिल सिब्बल की दिलचस्पी तो उसमें होगी, इसमें क्यों होगी? ये तो कपिल सिब्बल किसके भी हाथ में कह रहे हैं कि पूरा ऑपोजिशन जो है करेगा, और दूसरी तरफ वो शेखर कुमार गुप्ता उनके खिलाफ उन्होंने भेज हाँ दी। शेखर यादव, वही तो कह रहा हूँ सर, उन्हीं की शेखर तो बात यादव कर रहा हूँ। सॉरी। जी जी, हाँ हाँ। तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। हम उसका नहीं करेंगे कि शेखर यादव को भी इम्पीच करो तो हम कराएंगे आपका। अच्छा, मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि शेखर, असल में क्या हुआ है सर, हुआ ये है कि इसमें कल इंडियन एक्सप्रेस ने, उसने सॉरी टाइम्स ऑफ इंडिया ने कल एक खबर छापी है, नहीं सॉरी हिंदुस्तान टाइम्स ने, उसने ये खबर छापी कल कि शेखर यादव वाले मामले में जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंटरनल जांच कराना चाहती थी। और जब इसका इसका पता लगा राज्यसभा के सेक्रेटरीट को, तो उन्होंने क्लियर कट रिटिन में उन्हें कहा है कि साहब देखिए ये अब मामला राज्यसभा के पास आ चुका है, क्योंकि इसमें 55 सांसदों ने चिट्ठी साइन करके दी हुई है, इसलिए आप अपनी कोई भी जांच इनिशिएट ना करें। तो वो खबर कल अखबार में छप गई है। उस खबर के बाद से ये कपिल सिब्बल कह रहे हैं, ये इसलिए कह रहे होंगे कि अगर जस्टिस वर्मा को आप हटाना चाहते हो तो शेखर यादव को भी हटाओ। ये वाला मामला, इस तरीके से दोनों चीजों को जोड़ रहे होंगे। और मुझे लगता नहीं कि अगर सर शेखर यादव के खिलाफ होगा तो फिर फायदा क्या है बीजेपी की सरकार का और जगदीप धनखड़ का, इन सबका फायदा क्या है अगर शेखर यादव को इस बात के लिए हटा दिया गया तो? उसने तो मना कर दी माफी मांगने से, उसने ना, उसने भी साफ कह दिया कि मैं कोई स्टेटमेंट जारी नहीं करूंगा और ना मैं अपने बयान से पीछे हटूंगा। साफ मना कर दिया था शेखर यादव ने। तो ये है। करेक्ट। तो मतलब ये पूरा का पूरा जो है ये भी उल्टा पड़ने वाला है, क्योंकि अब अगर
लाया जाता है और कांग्रेस और ऑपोजिशन वो कहता है कि नहीं साहब हम यशवंत शर्मा को इम्पीच नहीं करेंगे, तो इसका अर्थ तो सीधा-सीधा ये होगा कि साहब कि वो करप्शन के साथ में, क्योंकि जाँच तो उसमें हाँ, सुप्रीम कोर्ट कर चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने जाँच हाँ, करके कह दिया कि साहब बिल्कुल। उसमें तो कुछ मुझे नहीं लगता सर इनके लिए कुछ करने के लिए बचता है। ये अगर करेंगे तो इसमें एक्सपोज़ ही होंगे। ये क्यों करेंगे? उसमें तो सब खुलेआम सबूत है, बता रहे हैं कि उसमें तो जो रिपोर्ट है उसमें 1.5 फुट ऊँचा जो है नोटों का ढेर रखा हुआ था वो। ये तक उसमें मेंशन किया गया है उस रिपोर्ट में, कि 1.5 फुट ऊँचा नापा उन्होंने तो वो 1.5 फुट की हाइट थी उसकी नोटों के बंडल की। इतना 1.5 ऊँचा फुट ढेर लगा। ₹500 के 1.5 फुट और चौड़ाई कितनी थी? तो सर वो वही तो खेल है कि 1.5 फुट हाइट है लेकिन लंबाई और चौड़ाई कितनी थी सर वो खेल है ना। पता लगा 5 फुट की थी, पता लगा 5x4 की थी, तो कितने आ जाएंगे फिर तो कई 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 करोड़ बैठ जाएंगे सर वो तो। ये तो भाई गंभीर समस्या हो गई। नहीं असल ये असल में ये चाह क्या रहे हैं सर, ये चाह रहे हैं कि उस रिपोर्ट को पहले सार्वजनिक कर दें। जो सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट की है ना, जो जांच उसकी 3 सदस्यीय कमेटी ने जो जांच रिपोर्ट दी, जो राष्ट्रपति को दी, ये चाह रहे हैं कि पहले उसे सार्वजनिक करें और तब उसके खिलाफ महाभियोग चलाया जाए। ये सरकार कर नहीं रही। वो डिस्क्लोज नहीं हुई उस रिपोर्ट में क्या ये सब इस वो तो क्या नाम है उसका वो राज्यसभा के सांसद ही हैं, कौन है मैं नाम भूल गया उनका, उन्होंने तो बाकायदा जगदीप धनखड़ को चिट्ठी लिखी थी, शायद पश्चिम बंगाल के ही हैं वो, कि साहब हमें उसकी रिपोर्ट की कॉपी दी जाए सूचना के अधिकार में या कौन से में। तो उन्होंने राज्यसभा सचिवालय ने मना कर दिया कि सर ये चीजें थोड़ी सूचना के अधिकार में दी जाती है कि सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट में क्या आया है। एक एमपी है उन्होंने इसकी मांग करी थी। तो ये लोग वो चाहते हैं कि उसमें खुले। शायद इन्हें ये लग रहा होगा कि वो पैसा कहीं अडानी वडानी अंबानी अंबानी वाले ने तो नहीं दे रखा था कहीं। ना इनको लग रहा होगा कि कहीं हमारा नाम तो नहीं आ जाएगा। हाँ सर ये भी आपने बात सही, चोर की दाढ़ी में तिनका, कि यार इतने तो हमारी तरफ से भी गए हुए थे कि हाँ। हमारा नाम तो ना आ जाए। और पता लगा बहुत ऐसे लोग जो होते हैं ना सर, जो घर में बंडल रखते हैं, जैसे बसपा वाले रखा करते थे बंडल, तो जहां बंडल आता था उसके नाम की पर्ची लिख के रबड़ बैंड से चढ़ा के बंडल के ऊपर रखते थे। तो उससे पता लग जाता था कि ये नोट फला जगह से आए। तो वो जब नोटबंदी हुई वो उसी तरह से वापस गए थे कि भाई जिसके यहाँ से जो जो बंडल आए वापस दो, नए वाले नोटों में देना। तो हो सकता है कि इनमें से किसी ने दे रखे हो। और सिब्बल साहब की तो सुप्रीम कोर्ट में सेटिंग से सब लोग वाकिफ है सर। मुझे तो ये लग रहा है इसमें मामला जो है यहीं पे गड़बड़ है। हाँ अरे, सही कह रहे हैं सर आप, कुछ ना कुछ इसमें है कि वो चोर की दाढ़ी में तिनका, कि भाई हमें बता दो या हमें रिपोर्ट दे दो, हम ये संतुष्ट कर लें कि जो हमने दिया था वो वाला नहीं है इसमें, बाकी का होगा। यही होगा। और बाकी प्रधानमंत्री जी तो सारे डेलीगेशन से मिलने जा रहे हैं, जो भी आए हैं, तो इसको लेके तो फिर राहुल गांधी की और समस्या पैदा नहीं, होगी। हाँ मिलना भी चाहिए सर। और इसमें ये भी पूछना चाहिए कि आप में बीजेपी में आने में कौन कौन इंटरेस्टेड है, ये भी पूछ नहीं, लें। मुझे तो लगता है कि बीजेपी में लाने की जरूरत नहीं है, वो तो उनको उधर हाँ रख के ज्यादा अच्छा हाँ है कि वो उधर भी रहे। बिल्कुल। और राहुल गांधी जब उनसे सवाल करें तो वो कहें कि साहब कि हम तो देशभक्त हैं। तो राहुल गांधी के सामने ये समस्या खड़ी हो जाए कि साहब कि वो अपने आप को देशभक्त उनकी कहलाना पार्टी के चाहते हैं या नहीं लोग कहलाना चाहते। उन्हें कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, सही बात है। और वहां देखे ना वो तो एक कल से एक बड़ा वीडियो बड़ा दिलचस्प वायरल हुआ है सर, आप देखना ढूंढ के उसे कहीं। शशि हम्म, थरूर वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, उनके बेटे ने क्वेश्चन पूछा, जो उसमें हम्म, शायद वाशिंगटन हम्म, पोस्ट में या किस में जॉब करता है, उनका बेटा है वहां पे कुछ असिस्टेंट एडिटर वगैरह कुछ है। वो बड़ा अच्छा वीडियो है, बड़ा हाँ, बढ़िया। उसने ईशान कहा, थरूर। हाँ ईशान थरूर ने, वो वहीं रहता है पहले से ही, तो उसने सवाल भी कुछ उस पर पूछा है और शशि थरूर ने कहा कि मेरा बेटा है ये तो जो सवाल पूछ रहा है, तो उसने कहा कि मैं आपको ऐसा सवाल पूछूंगा कि आपके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। कुछ इस तरह का बड़ा अच्छा चला है वो। तो ये तो अच्छा इनिशिएट करा है सर, अगर प्रधानमंत्री सबसे मिल रहे हैं, बिल्कुल मिलना चाहिए। और डिनर लंच पे मिलना चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए। और ये राइट है, आप सरकार के प्रतिनिधि बन के गए हैं, प्रधानमंत्री भी कहीं विदेश यात्रा पे जाते हैं तो राष्ट्रपति को रिपोर्ट करने के लिए जाते हैं सर, बताते हैं कि मैं यहाँ यहाँ ये करके आया हूँ। तो प्रधानमंत्री को, एस जयशंकर को, इन सब लोगों को तो सबसे मिलना ही चाहिए, उन्हें थैंक यू भी देना चाहिए। बिल्कुल सही है।
अच्छा कर रहे हैं प्रधानमंत्री अगर ऐसा कर रहे हैं। लेकिन और हमारे ट्रम्प बाबू का क्या हो रहा है? मैंने कहा, ट्रम्प बाबू और मोदी जी की जो पुरानी दोस्ती थी उसका क्या हो रहा है? अभी तो उनके यहाँ भी लूट मार अरे चल सर, रही है ट्रम्प और बाबू का, सर उनके ट्रम्प बाबू की जो दोस्ती इलोन मस्क से टूट गई सर। आप मोदी जी का क्या करोगे? जितने चुनाव जितवाया, तो दो 300 250 पौने 300 मिलियन डॉलर खर्च करे जिसने उसके चुनाव पे, उससे दोस्ती टूट गई। ट्रम्प का तो मामला इस बार सर कंफ्यूजिंग लग रहा है। दरअसल क्या है कि हमारे एक मित्र हैं अमेरिका में, डैंग साहब, हाँ, हाँ, उनसे अक्सर हमारी बात होती रहती है। तो वो हमारे चैनल पे एक दो बार, मैंने जब कभी जियो पॉलिटिक्स का खासतौर से अमेरिका का कुछ होता है, मैं चैनल पे उन्हें अपने ले आता हूँ। बढ़िया बोलते हैं वो। तो उन्होंने कहा था कि देखिए क्या है कि अमेरिका में राष्ट्रपति के पास काम करने की विंडो बहुत छोटी है। वो कह रहे हैं कि 4 साल मिलते हैं उसे काम करने के लिए। उसमें से 3-4 महीने तो जो है वो पावर ट्रांसफर होने का सिस्टम वही चलता रहता है शुरू में। और आप समझ लीजिए कि अब उसके पास, डोनाल्ड ट्रंप के पास 18 महीने हैं, क्योंकि 18 महीने के बाद फिर नेक्स्ट कैंडिडेट का वो शुरू हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के अगला कैंडिडेट कौन होगा रिपब्लिकन्स का। तो वो कह रहे कि इतना कम छोटा विंडो है, और अगर आपको लगातार 2 या 3 टर्म मिले, 3 तो मिल ही नहीं सकते, वहां 2 ही टर्म मिलते हैं। तो उसने कहा कि अगर लगातार आप 2 टर्म में काम करें, तब आप कुछ सिस्टम बदलने की सोच सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी, जो सेटअप है सरकारी, उसको बदलने की सोच सकते हैं। लेकिन इतना तेजी से सब कुछ घटित होता है कि आपको इसी तरीके से आंख मूंद कर डिसीजन लेने होते हैं। वो इस बात को डिफेंड कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप पे जो आरोप लगा रहे हैं लोग कि ये एंटी इंडियन हो गए हैं या इंडिया के खिलाफ वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो कुछ भी एंटी इंडियन नहीं करना चाहता डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन उसके सामने मजबूरियां हैं इस तरह की तमाम। उसे अपनी पार्टी को बचाना है। रिपब्लिकन्स नहीं चाहते कि नुकसान हो। अभी जैसे उसने बहुत सारे टैक्सेस कम करवाए, रिपब्लिकन्स ने उस पर दबाव बनवा के, तो उस बात से नाराज हुआ इलोन मस्क। उसका जो ईवी वाला सेगमेंट है वो उससे इफेक्टेड हो रहा है। दूसरे लोगों को ये ज्यादा अगर छूट दे रहे हैं तो उनका ये कहना था कि उसके ऊपर प्रेशर इतना सारा है कि अभी पता लगा कि 2 महीने बाद कोई डील होगी इंडिया के साथ, आप तारीफ करते हो मिलोगे, कितनी अच्छी डील हो जाएगी। कई होने भी जा रही हैं, वो कह रहे थे 2-4 अच्छी डील होने जा रही हैं। तो वो कह रहे कि थोड़ा लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स में जा रहा है, लेकिन मजबूरी है डोनाल्ड ट्रंप, उस पे दबाव है चारों तरफ से बहुत भयंकर। तो वो इस दबाव में आके इस तरह की बातें कर रहा है। अभी तो उसने यहां तक कह दिया कि अगर एलोन मस्क ने डेमोक्रेट्स को फंड करने की कोशिश करी, इसकी दुकान बंद करा दूंगा। ये भी कह दिया उसने। तो डोनाल्ड ट्रंप पॉलिटिशियन नहीं है, वो ये कहना चाहते थे हमारे मित्र कि ये पॉलिटिशियन है नहीं, दरअसल ये बिजनेसमैन ही है। जो पॉलिटिशियन होता है उसे सोच समझ के बोलना होता है कि आपकी एक बात के 4 मायने निकाले जाते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को एक वो पॉलिटिक्स नहीं आता। एक चाणक्य की एक पुरानी उक्ति है। जी। वो ये है कि जिस देश का राजा व्यापारी होता है, हम्म। उस देश की प्रजा फिर भिखारी बन जाती है। हम्म। तो अब इस देश का राजा व्यापारी है, तो फिर आप सोच लीजिए, और चारों तरफ से कभी पाकिस्तान से पैसे मिल रहे हैं उसको, कभी कतर वाले उसको हाँ। गिफ्ट दे रहे हैं, कभी वो हम्म। जाके धंधे कर रहा है, और जहाँ-जहाँ वो जाते हैं उससे पहले उनके दामाद, उसके बेटे, और कितने सारे तो उसकी फैमिली है, 3-3 शादियाँ कर रखी है, और उसके हाँ। जितने भी उनसे जो बेटे-बेटियाँ हैं वो सब उसके हिसाब से चलते हैं, मतलब उसकी फैमिली में ही मानता है वो उनको। उसके बाद पूरे हम्म। दुनिया में धंधा कर रहे हैं, और लोगों ने ये रास्ता खोज लिया है कि भाई ट्रम्प को तो उम, फ़ायदा पहुँचा दो, और ये पाकिस्तान और ये सारे लोग तो इस मामले में बिल्कुल एक्सपर्ट है। चाइना भी एक्सपर्ट है। तो ये हमारे अब भारत एक वाले ही बात और पीछे भी है रह ना कि जाते हैं इसमें। इसके बाद ट्रंप को अपना फिर बिजनेस ही करना है। वहां तो कोई भी पैसा दो और अब किसी भी पार्टी से कैंडिडेट बन जाओ। तो अब अब डोनाल्ड ट्रंप को करना क्या है? एक बार राष्ट्रपति रह चुका, 2 बार राष्ट्रपति रह चुका, उसके चांसेस खत्म। अब तो केवल बिजनेस ही बचता है। तो वो अपने बिजनेस एस्पेक्ट सोच रहा है, उस हिसाब से लेके चल रहा है। वो अपनी चीजें सेट कर रहा है आने वाले समय के लिए। तो उसमें आपने सही कहा कि अगर इस व्यापारी जो है वो शासक हो जाएगा, तो जनता पे तो उसकी लायबिलिटी आएगी, वो तो दबेगी ही बोझ में। बिल्कुल है, चाणक्य ने जो बात कही आज भी एकदम सही नजर आती है। हुँ। इसीलिए हमारे यहाँ जो आपका क्या बोलते हैं, सन्यासी राजा का एक
अलग ही एक व्यक्तित्व माना जाता है कि जो सन्यासी राजा होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। हाँ, हाँ, तो पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे, मोदी जी भी उसी श्रेणी में आते हैं, योगी आदित्यनाथ भी उसी श्रेणी में आते हैं। यहाँ तो बतेरे मिल जाएंगे। और राहुल गांधी भी सर उसी श्रेणी में आता है, वो सन्यासी है नहीं। बात राहुल गांधी काफी को आप मजे की सन्यासी है राहुल कहेंगे या गांधी क्या की। कहेंगे? ये मामला तो बड़ा जोरदार है साहब कि राहुल गांधी भी उसी श्रेणी में आता हाँ, राहुल गांधी भी सन्यासी हैं सब। मोदी जी की तो शादी हुई थी, लेकिन राहुल गांधी की तो वो भी नहीं हुई। है। और उमर अब्दुल्ला ने साहब तुरंत बहाने बहाने से स्टेट मांग ली कि साहब हमें स्टेटहुड दे दी जाए। हाँ, वो अक्सर कहता रहता है इस तरह की बातें, तो वो जब भी मौका वो मिलता है, खासतौर से जब मोदी जी जाते हैं वहाँ, तो उमर अब्दुल्ला पहले जरूर यार उसने कहता है। अच्छी तरीका निकाल रखा है। पहले तारीफ करता है कि साहब ये देखिए हाँ, अंग्रेजों ने भी देखा था यहाँ पर हाँ, ये चिनाब नदी के ऊपर ब्रिज बनाएंगे कि साहब की श्रीनगर तक रेलवे लाइन अंग्रेज भी नहीं करवा पाए, वो मोदी जी ने कर दिया। हम्म। हुजूर स्टेटहुड तो वो दरअसल ये ये कहता है बिल्कुल लोगों से। ये जो मुगलों के दरबारी हुआ करते थे ना, उस तरह का खेल खेल रहा बेटा। वो ये दिखाता है कि देखिए सारे वायदे पूरे करते हैं मोदी जी। आपको ध्यान होगा लास्ट टाइम भी जब मोदी जी गए थे, तब भी उसने यही कहा था कि मोदी जी ने सारे वायदे पूरे किए हैं, तो ये स्टेट हुड वाला भी वादा पूरा करेंगे। इसका भी मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन स्टेट हुड वाला अभी मुझे लगता नहीं है सर होगा, डिले रहेगा अभी मामला। जो ये पहलगाम वाला मामला है ना, इसने सब कुछ डिस्टर्ब कर दिया सेटअप को वहां के। मैं तो आज से नहीं, जिस दिन से 370 हटा है उसके अगले दिन से कह रहा हूँ कि भाई स्टेटहुड तो भूल जाओ, हाँ। बिल्कुल सोचो ही मत। आपको अगर स्टेट बनाना है तो आप इनको पहले तो आप जम्मू को अलग करो, हम्म, क्योंकि जिस तरह से डिलिमिटेशन करके और इन्होंने बनाया, और जो जो डिलिमिटेशन हुआ वो 2011 के सेंसस पे किया। आप ये हम्म, देखिए कि 2011 के सेंसस को जम्मू की हर पार्टी ने अपोज किया, हर पार्टी ने, इंक्लूडिंग कांग्रेस एंड बीजेपी। हम्म। फिर भी इन्होंने डिलिमिटेशन के लिए लिख दिया उसमें जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था कि वो 2011 की बेसिस पे होगा। सबने डिलिमिटेशन कमीशन के सामने, इंक्लूडिंग कांग्रेस एंड बीजेपी, उसके बाद भी सरकार ने उसको किया। मैं तो पहले से कह रहा हूँ कि भाई इनको पहले अलग अलग करो, और स्टेटहुड अगर किसी को देनी है तो जम्मू को दे दो, क्योंकि जम्मू ही इनको काबू में रख सकता है। और ये करते क्या है कि जम्मू को कश्मीर के नीचे दे देते हैं, उनकी सीटें ज़्यादा सरकार बना वहीं की रखी बननी है हैं, घाटी की। और सरकार वहीं घाटी की बन रही है। आज से नहीं, कितने साल हो गए आप देखिए, जब से शेख अब्दुल्ला को इन्होंने सरकार दी हो 1950 में, सकता है तब सर से कि जम्मू 1950 में क्यों, कश्मीर। 1948 में ही शेख अब्दुल्ला को बनवा दिया था इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बना। हाँ, हो सकता है कि जो अब नई तो सेंसस होगी शायद 1950 उसके से बाद फिर हो। लेके और 75 साल हो गए, सरकार तो कश्मीर की बनती है। और वो हाँ, हर तरह से ये कोशिश करते हैं कि जम्मू को नीचे भी रखें, और जम्मू में जो हिंदुओं की संख्या है उसको कम भी करें। ये लगातार हाँ। करते और रहते हैं। और आपको मैं तो पता है अभी। कि जहाँ भी मुसलमान शासक है, एक भी एक्सेप्शन पूरी दुनिया में नहीं है, उसका यही एक उद्देश्य होता है। उसको आप मानो नहीं तो फिर बात ही अलग है। और इसमें एक बात और भी हुई है, पिछले 12-13 सालों में ये भी बताया जाता है। मैं गया था लास्ट टाइम जब कश्मीर, तो वहां पे एक परिचित थे हमारा, उन्होंने बताया था कि साहब यहाँ पे एक और नया सिस्टम शुरू हो गया कि जो श्रीनगर के मुस्लिम्स हैं, जिनके हुँ। पास ठीक ठाक पैसा है, उन्होंने जम्मू में भी घर बना लिए। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, और वो जम्मू ये में कह रहे हैं कि बनाएँगे, कुछ और समय जम्मू बाद वो वाला जम्मू कोई के ही भी हो बंदा जाएंगे। जो है, वो हाँ, श्रीनगर में घर नहीं बना सकता, श्रीनगर में नहीं घर बनाया। तो जबकि वो उन्होंने कह जम्मू रहा कि कश्मीर एक ही स्टेट का है। हाँ, वो कह उन्होंने कहा ब कि मैंने कहा कि ऐसा कैसे कर रहे हैं? उन्होंने कहा उसका लॉजिक ये है कि वहां सर्दियां बहुत पड़ती हैं, तो हम 3-4 महीने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं जम्मू में, और फिर उसके बाद गर्मियों में वहां चले जाते हैं। और वो कह रहा कि आप यकीन नहीं करोगे कि कई ऐसे मोहल्ले हैं, बड़े बड़ी आबादी है वहां पे, कि टोटल मुस्लिम्स हो चुका जम्मू का इलाका। वो कई अरे इन्होंने इलाकों के नाम रोहिंग्या बताए, मैं बुला-बुला भूल के गया। बसाए हैं वहाँ पे। हाँ, तो फिर अब फिर तो उनकी तो वही है कि डेमोग्राफी वहां की चेंज करो।
यहाँ पे अगर आप वो अलग वो करोगे, वो यहाँ भी अपनी सीटें, हर सीट पे अपनी और आबादी वो बढ़ाओ। जो नहीं चेंज करो वो आप फर्जी आंकड़े दिखाओ, क्योंकि हाँ। आज में जो एक्स्ट्रा सीट्स मिली हुई हैं, जो 6 सीटें एक्स्ट्रा हैं श्रीनगर के पास में, वो फर्जी डेमोग्राफी दिखाते हैं। एक्चुअल में जम्मू की पॉपुलेशन ज्यादा है, सही बात है। तो तो 50 ये लाख पॉपुलेशन का हेरा फेरी किया नहीं, है इन्होंने। इसमें जो भी ये वाला सेंसस होने जा रहा है, इसमें दोबारा करना चाहिए। क्या होगा, एक बार फिर रीऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, उसका क्या हो गया? सीटों को फिर लोकसभा की तो बननी है सीटें। अब जब सेंसस होगी ये 26-27 वाली, तो उसके बाद होगा ये सब। जम्मू कश्मीर पे ध्यान देना चाहिए इन्हें, ये करना चाहिए, और क्या। यही है। अब आइए थोड़ा सा ये चर्चा कर लेते हैं कि ये जो आपके बांग्लादेशी जो हैं, कई सारे आजकल वीडियो आ रहे हैं जो दिखा रहे हैं कि साहब बांग्लादेशी जो हैं वो अपने आप वापस जा रहे हैं, और बाकी जो है वो असम के रास्ते सारे के सारे वापस भेजे जा रहे हैं। हाँ सर, वो और तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको ओके कर दिया है। जो भी जा रहा है याचिका लेके सुप्रीम कोर्ट में, उसको कोई रिलीफ नहीं मिल रही है। गुवाहाटी हाई कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिल रही है। ये क्या हो रहा है? सर सुप्रीम प्रजातंत्र का कोर्ट क्या में तो होगा? कपिल सिब्बल का क्या सुप्रीम होगा? प्रशांत भूषण का क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट में तो पिछले साल ही ये तय हो गया था। ये बताते हैं कि वो जो इनका एक्ट है 1950 वाला, इमिग्रेंट्स को लेके असम से निकालने वाला, उसके अगेंस्ट बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे, कई बार गए हैं ये। और जो डीवाई चंद्रचूड़ थे, उसी के समय में, मेरे ख्याल में अक्टूबर की बात है पिछले साल की, वो डिसीजन देके गए हैं इस पे कि वो बिल्कुल वैलिड है, और 1950 वाला जो वो एक्ट है अभी भी अपनी जगह बरकरार है। तो उसे उन्होंने पूरी तरह से वैध ठहरा दिया था। और उसमें फिर उसके बाद जो डीसी होता है, डिप्टी कमिश्नर, जिसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कहते हैं, जिलाधिकारी, उसके पास पूरे के पूरे राइट्स हैं कि वो किसी को भी चाहे, अगर वो वहां का रहने वाला नहीं है तो उसको वहां से बाहर भेजा जा सकता है। तो उसी के तहत सारा का सारा सिस्टम चल रहा है इनका। तो वो उसी के आधार पे कर रहे हैं, तो असम में चैलेंज करने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है तो फिर बात कहां से रह जाती है, जब सुप्रीम कोर्ट की क्लियर झंडी है इसको लेके। और हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वो पुश बैक वाली पॉलिसी पे अपना ज्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं कि भाई हम तो उसी नियम के हिसाब से चल रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको ओके कर रखा है, तो उसी के हिसाब से चल रहे हैं वो। नियम कायदे में कोई दिक्कत है नहीं उन्हें। उन्हें पता है कि कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी चैलेंज कर चुके हैं कई लोग। और फिर हेमंत बिस्वा शर्मा तो कहते रहे कि साहब ये जो मियाँ मुस्लिम है उनके वोट हमें चाहिए नहीं है, तो वो तो भेजेंगे ही उनको। और फिर उसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो बाकी लोग हैं वो सारे के सारे लोग खुद ही जाने शुरू हो जाएंगे कि साहब देखिए, अगर हम खुद नहीं जाएंगे तो जबरदस्ती भेजा जाएगा। और जो जिन्हें भेजा जा रहा है उन्हें बताया जा रहा है कि नो मैंस लैंड में भेजा जा रहा है, वहां पे जाके छोड़ आते हैं इनको। क्या था कि डीवाई चंद्रचूड़ के समय में, पिछले साल अक्टूबर की बात है, ये मामला आया था। बहुत सारे लोग हैं, वो जो छात्र संगठन एक मुस्लिम्स का असम में वगैरह में उधर बना हुआ है, तो उन्होंने वो जो 1950 वाला एक्ट है उसके खिलाफ कहा था कि साहब ये तो गलत है, और इसमें ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है। उसमें क्या होता है कि वो उन स्टेट्स को और उनके अधिकारियों को या उनकी सरकारों को उस राइट को दे देते हैं कि आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें असम भी कवर होता है, नागालैंड, मेघालय, ये सारे कवर हो जाते हैं, जो पुराने वाला बंगाल हुआ करता था उसका पूरा पार्ट। तो उसमें क्या था कि जब वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ तो उसमें उस पर स्पष्ट रूप से डीवाई चंद्रचूड़ वाली बेंच थी, मेरे ख्याल में 5 जजों की बेंच थी, और 4-1 से डिसीजन हुआ था उसमें कि ये पॉजिटिव, ये बिल्कुल सही है 1950 वाला। अगर इसके तहत आप किसी को भेजते हैं तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। तो उसी के आधार पे ये सारा सिस्टम चल रहा है। और आप जैसे कह रहे हो कि बाकी स्टेट वाले भी कर सकते हैं, वो बाकी स्टेट वाले कहेंगे भाई आप असम में जाओ, और असम वाला तो वहां से भेज ही देगा आपको। तो उसमें कहीं चैलेंज, गुवाहाटी वाली जो आप कह रहे थे हाई कोर्ट के चैलेंज करेंगे, तो कैसे चैलेंज कर लें जब ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की उसमें स्पष्ट गाइडलाइन है कि आप किसी को, ये गलत नहीं है, और उसमें सारे राइट्स डीसी के पास आ जाते हैं, डिप्टी कलेक्टर के या डीएम के पास आ जाते हैं। उसी के तहत वहां सब जगह चल रहा है, बसें भर भर के जा रही हैं। अभी तक तो यही इंफॉर्मेशन है। अभी तो 350 के करीब शायद लोग गए हैं, बाकी का पता नहीं है। ये था किसमें 350 क्या? 350 के करीब लोग जो है उस पुश बैक वाली उसमें आए हैं, जो अभी भेजे हैं वहां से। अरे नहीं नहीं, 350 20,000 से ऊपर फेंक चुके हैं।
नहीं, वो सर अभी जो उस वाले में जो डिपोर्ट वाले मामले में उसमें 350 का ही ऑन अब रिकॉर्ड वो है। डिपोर्ट वाले तो जो उनके बाकी पास बाकी डिटेंशन वाले हैं उनकी बात कर रहे हैं, बाकी तो यहाँ जिसको हाँ, देखो उसको बाकी कोई 20,000 से ऊपर लोग पुशबैक किए जा चुके हैं। हाँ, लेकिन वो सर वो है कि उनको नो मैंस लैंड में छोड़ दिया ना, उधर वो जाएंगे या नहीं, ये भी तो सवाल है। नहीं बांग्लादेश मना जाएंगे कर रहा ना, है। नो मैन हम अंदर तो आ नहीं सकते, बाहर ही जाएंगे। वहां पे जाके उनको, अभी एक आ रहा था किसी का इंटरव्यू कि साहब हम हमारे तो अहमदाबाद में रहते थे और अहमदाबाद में हमको पकड़ लिया गया, हमारे जो पूरा जो एरिया था अवैध निर्माण था वो सब खत्म कर दिया गया, फिर हम वहां से आ गए और आके हम वहां से हावड़ा आए, हावड़ा से फिर सियालदा गए और सियालदा से हम बनगांव गए। और बनगांव बॉर्डर पे है बिल्कुल, और बनगांव पे हम जाके बीएसएफ के सामने हमने सरेंडर कर दिया। बीएसएफ ने हमको 3 दिन रखा, खाना-वाना खिलाया, बहुत अच्छे से ट्रीट किया और एक दिन उन्होंने रात में अपनी वो जो बाड़ थी उसको खोल के और हमको कहा कि तुम उधर चले जाओ, सामने वहाँ बीजेपी बीजीबी वाले बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश बीजीबी बोलते हैं उसको। तो बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश जो है वो उसका दिखाया कि उस तरफ वहाँ जाओ और वहाँ जाके उनके सामने सरेंडर कर दो। वो वहाँ गए और उनको वहाँ सरेंडर कर दिया उन्होंने और अब वो उनके पास पूरे डॉक्यूमेंट है कि वो बांग्लादेश के सिटीज़न है, सब कुछ है, तो अब वो वहाँ पर हैं। तो इस तरह से बांग्लादेश का अगर आप देखें तो बांग्लादेश में लगातार इस तरह की अब बातचीत चल रही है। वहाँ के वीडियोज़ आ रहे हैं खूब सारे और वहाँ के जो रेडिकल्स हैं वो कह रहे हैं अगर ऐसा रहा तो हम हिंदुओं पर हमला करेंगे। ये हो रहा है। हिमंत विश्व शर्मा ने इस हाँ तरह के झंडे गाड़ रखे हैं। हाँ, हेमंत विश्व शर्मा ने तो पिछली बार भी ये कह दिया था कि मुझे मियाँ मुस्लिम इनके वोट चाहिए नहीं, जो बंगाली वहां से पूर्वी बंगाल से पाकिस्तान बांग्लादेश से आए हुए हैं, कि उनके वोट हमें चाहिए नहीं, मत दो हमें वोट, हमें नहीं चाहिए। उनका तो सीधा साधा फंडा है हाँ, वो तो ये। बिल्कुल स्पष्ट पहला आदमी है जो कहता है। योगी जी ने भी ये हम्म, नहीं कहा कि हमें उनके हाँ, वोट योगी नहीं जी ने भी चाहिए। नहीं उन्होंने कहा कहा। हाँ। ये तो हेमंत विश्व शर्मा ने ही कहा कि हमको तो इनके वोट चाहिए ही नहीं, रखो तुम अपने पास वोट। और जबकि अब की उनकी बार मुझे संख्या लग रहा है कि वहां पे इनकी वैसे भी वहां पे अब की बार ये बदरुद्दीन अजमल और ये कांग्रेस वाले अलग अलग लड़ेंगे, ये वैसे ही मर जाएंगे, ये कहीं के नहीं रहेंगे। पिछली बार तो मिल गए थे ये, अब की भाई बार तो मिल ये के अलग लड़ अलग रहे हैं लड़ेंगे। तो भी वही हाल हो रहा है, अलग-अलग लड़ रहे हैं हाँ, तो भी वही हाल हो रहा है। इस बार और बुरा हाल होगा। बदरुद्दीन अजमल को हरा दिया कांग्रेस ने। हम्म, आप ये देखिए कि वहाँ के जो डुबरी में ये कहा जाता था कि साहब कि बदरुद्दीन अजमल को तो कोई सोच भी नहीं सकता हराने की। वहाँ पे हाँ, कांग्रेस कैंडिडेट ने उसको 10 लाख से ऊपर वोट चढ़ा। ये अलग बात है कि वो कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग से 30 लाख की है। वो हाँ, कैसे 30 बनी लाख 30 लाख की उसका भी किस्सा अलग है। जो डिलिमिटेशन हाँ, हुआ है वहाँ पर वो बड़ा विचित्र हुआ है। वो हेमंत विश्व शर्मा वो ने अपने हिसाब वो से हिमंत कराया। विश्व शर्मा के तत्वावधान में जो वहाँ डिलिमिटेशन हुआ है, उसके बाद हिमंत विश्व शर्मा का अब ये कहना है कि साहब कि अभी तक मेरे ख्याल से वहाँ 127 सीटें शायद। मेरे ख्याल से तो हेमंत विश्व शर्मा का कहना है कि अब हम 102 सीटों तक जीत सकते वो सारी एक जगह हो गई। हैं। तो अब ये जो है तो हेमंत विश्व शर्मा डुबरी ने भी वही काम कर और दिया, 80 बारपेटा, 20 वाला। सुनो आप ये किस्सा सुनो आप हम्म, ये से, और हम्म, दर्शकों को भी वैसे मैं बता चुका हूँ पहले, लेकिन दोबारा जो लोग नए जुड़े हैं उनको सुनना ही आवश्यक है कि रियल पॉलिटिक होती क्या है। डुबरी और बारपेटा ये दोनों मुस्लिम बाहुल्य सीटें थी, ये गौरव दोनों ही। गोगोई वाली। नहीं, गौरव गोगोई वाली तो वो दूसरी थी। हाँ, अब तो गौरव गोगोई जोरहाट चले गए। अच्छा, जोरहाट चला गया वो। हाँ, पहले उनकी क्या नाम थी वो, मंगल डोई या कुछ ऐसा करके नाम था। मंगल डोई नहीं थी, दूसरी सीट थी, मैं ध्यान आ जाएगा मैं बता दूंगा। तो धुबरी और बारपेटा दोनों मुस्लिम बाहुल्य सीट थी। डिलिमिटेशन में डुबरी में हो गए 30 लाख, डुबरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 30 लाख हो गए वोटर और बारपेटा में 15 लाख रह गए। अब बारपेटा जो है वो एजीपी जीत गई, असम गण परिषद को दे दी, वो एजीपी जीत गई।
और डुबरी में 10 लाख वोट से बदरुद्दीन अजमल हार गए। हम 10 लाख, जब 30 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो उसमें अगर 10 लाख से हार गए तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ तो ये इस तरह से वहां पर हेमंत बिश्व शर्मा का तो लोग ये कहते हैं कि हेमंत बिश्व शर्मा का तो ऐसा है कि वो जितनी सीट बताएगा उससे ना एक ज्यादा आएगी ना उससे एक कम आएगी। उसका इतना जबरदस्त होल्ड है। हाँ, पुराना खिलाड़ी है सर बहुत। कांग्रेस में रहा है, कांग्रेस वालों को भी जानता है और बीजेपी में तो आ ही गया है। सब सब रास्ते जानता है। बढ़िया है। और मिनिस्टर रहा है लंबे समय से, एक्सपीरियंस्ड है, कभी कुछ है नहीं। बढ़िया है। बाकी कांग्रेस वाले तो एक ही काम में लगे हुए हैं कि वो जिसको देखो उसको उसके खिलाफ चला देते हैं मुहिम। आपको पता है अशोक श्रीवास्तव और प्रखर श्रीवास्तव के विरुद्ध एफआईआर हो गई थी। नहीं, मुझे नहीं पता है। उनका तो शो वापस आ गया था वहां पे दूरदर्शन पे। उनके खिलाफ एफआईआर करा दी गई कर्नाटका में, उसी पुलिस स्टेशन में जिसमें जयपुर डायलॉग्स के खिलाफ हुई थी। सारे जितने भी हैं उसी पुलिस स्टेशन से होते हैं। आज उनको स्टे मिल गया। तो हमारी उनका यह अच्छा। वायदा था कि हम बीच में नहीं बोलेंगे, क्योंकि आज उनको स्टे मिल गया है, तो इसलिए मैं अब ये चीज सबके सामने तो सामने उनके उनके उन पे क्या क्या था? उनके उनके किस मामले में कराई? उन पे क्या हुआ था उनका? वो अशोक जी का तो कोई गद्दारों के ऊपर था। आप अच्छा। जानते हो गद्दारों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो अच्छा। और प्रखर जी तो आप पता ही, वो भी खोलते रहते हैं इस तरह के कुछ। तो वो अजीत भारती वाले भी वहीं से ही आए थे, अजीत भारती के घर पे गए थे जो, बिल्कुल बिल्कुल, अजीत है ना? भारती वाले भी वहीं से आपके आए यहाँ थे, थे जो। उसी हाँ। पुलिस स्टेशन से थे, हम्म, उसी पुलिस स्टेशन से थे। हम्म, अब वहां तो कर्नाटका हाईकोर्ट को तो पता चल चुका है कि यही करते रहते हैं, तो जितने भी उस पुलिस स्टेशन में इस तरह के केसेस आते हैं उसमें सब पे स्टे दे देते हम्म। सही हुआ, बढ़िया हुआ। ये तो वहां पे जाके ट्रॉफी ऐसे उठा रहा है जैसे आईपीएल इसने जीती हो, डीके शिव कुमार ने। हैं। वो तो इन लोगों आप को शर्म नहीं देखिए, आती। आप गवर्नर ने बोल दिया आज तो, हम्म। ये झूठ बोल रहे हैं। मुझको इनवाइट किया था ऑफिशियली सरकार की ओर से। हाँ। अब उसके वहां उनका वो मार्केटिंग वाला है, उसके खिलाफ एफआईआर करा रहे आरसीबी वाले के। और मार्केटिंग इनसे ये वाले का पूछ तो क्या। आप ये पूछिए ना सर, ये खुश किस चीज में हो रहे हैं? इसमें आईपीएल अगर जीत ली बेंगलोर ने, तो उसमें कर्नाटक का क्या योगदान है? उसमें तो कर्नाटक का एक आधी खिलाड़ी कर्नाटक का होगा। कोई खिलाड़ी नहीं है उसमें। हाँ, मैं तो ट्वीट किया था उसे लेके एक दिन, मैंने कहा कि इसमें तो कोई खिलाड़ी नहीं है भाई। आप कर्नाटक ने कोई रणजी ट्रॉफी जीती हो तो आपको राइट बनता है। आप उसमें क्यों घुसे जा रहे हो भाई? उसमें क्यों कर रहे हो आप ऐसा? ये तो समझ में नहीं आया इनका। ये बेवकूफ, वो जब जाके लाइमलाइट में जाना, फालतू की बकवास करना। ऐसे ही एक बार वो ममता बनर्जी ने किया था ना, तो वहां से शुरू हुआ था ये। हाँ, वो केकेआर जीती थी जब, हाँ, शाहरुख खान वगैरह बुलाए थे जब। ये शाहरुख खान तो वैसे हैं ही ममता जी के प्रिय। हम्म, अब इसमें आप देखो, एक मयंक अग्रवाल को छोड़ के कोई भी खिलाड़ी, उनका कप्तान भी कर्नाटका का नहीं है। हम्म, कप्तान भी कर्नाटका का नहीं है। और जितने लोग खेले हैं उसमें से एक भी एक भी जितने लोग खेले मयंक अग्रवाल को छोड़ के, जो कि मयंक अग्रवाल ये तो अ, आईपीएल तो सर पैसे का खेल है, इसमें कहाँ ऐसे होता है? इसमें तो सारी टीमों में ऐसे, लखनऊ की टीम में लखनऊ का नहीं है, दिल्ली की टीम में दिल्ली का नहीं है, उसका कप्तान अक्षर पटेल, लखनऊ का कप्तान ऋषभ पंत। तो यहाँ तो इसमें तो ऐसे ही चलता है, इसमें तो इन्हें कोई राइट ही नहीं बनता है। तो तो इसमें जो मयंक है सर। अग्रवाल के अलावा कोई है नहीं उसमें, और उसको लेके बावेला मचा रखा है। कर्नाटका की टीम हाँ, नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, इन्हें शर्म आनी चाहिए कायदे से तो, कि आप किस मुंह से जो है आईपीएल की टीम को सपोर्ट कर रहे हो। इसमें आप ये बताइए, कर्नाटक की सरकार का क्या योगदान है आईपीएल की टीम में? उनकी मार्केटिंग अलग है, वो उनके मालिक अलग हैं। ऑक्शन में कोई डीके शिव कुमार नहीं बैठते उनके, कि डीके शिव कुमार या सिद्धरमैया वहां पे ऑक्शन में जाते हो उनके। तो ये तो सिर्फ एक शक्ल दिखाने के लिए, एक जिसे कहते हैं ना कि एक वो इवेंट, कि एक पका पकाया इवेंट आपको मिल गया, कि उसमें आप शक्ल दिखाने के लिए चले गए। इन सब के तो ऊपर
सर मैं तो इसमें उसी दिन ट्वीट किया था, आपने शायद देखा भी होगा, कि मैंने कहा कि अल्लू अर्जुन के ऊपर हुई थी रिपोर्ट जब वो पिक्चर में गया था, तो इसमें डीके शिव कुमार विराट कोहली के ऊपर कराओ ना, अगर हिम्मत है तो कराओ। होनी चाहिए, वही और अगर क्या, वही लॉजिक है, लेकिन अब सारे तो लोग क्या विराट करते कोहली को हैं। देखने जा रहे थे सर, वहां पे सब विराट कोहली को देखने के लिए जा रहे थे कि विराट कोहली आ रहा है, और कोई नहीं था इसके पीछे। चलिए, तो अब आज की चर्चा को यहीं पर जी नमस्कार।